हेलो, मैं हूं मुकेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा विद राहुल। ऑडिशन रूम से लेकर ट्रेकर्स के मर्डर रूम तक का सफ़र कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कितना लर्निंग रहा आपके लिए? और चैलेंजिंग बहुत था। बिकॉज क्या है कि मैं जब आप एक्टिंग करते हो या कास्टिंग करते हो या डायरेक्शन करते हो, एक अलग दुनिया है। लर्निंग क्या रहा वहाँ से? लर्निंग ये रहा कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं जो वायरल हो जाए। और ये जो आजकल टीआरपी के चक्कर में कभी भी किसी को कुछ भी बोल देना और कहीं भी किसी भी तरह से किसी को रूड हो जाना, आई थिंक जो लोग ट्रोल करते हैं ना, आई थिंक 80% लोगों को मैंने देखा है ट्रोल करने में उनका कोई चेहरा नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो ट्रोल करवाया जाता है। तो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात उनको लग गई, उनका मन के कि अभी ऑफकोर्स किसी की इज्जत को उछालने में सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट कर सकता है। अगर बिग बॉस की कास्टिंग आपके हाथ में आए इस बार तो ट्रेलर से मैं नहीं करूँगा। कभी कभी डर भी लगता है, गेट वरीड ऑल्सो कि इतने लोग हैं। आई विश मैं इन सब लोगों की मदद कर सकूँ। काम सच में कम है और लोग बहुत हैं। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे किसी डायरेक्टर ने बोला कि इसके फॉलोअर है, इसको ले। आई एम लकी दैट मेरे डायरेक्टर। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। सिनेमा की दुनिया में अक्सर हम उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देते हैं, पर असली गेम चेंजर तो वो होता है जो सिनेमा के पर्दे के पीछे बैठकर नए चेहरे, नए सपने और नए सुपरस्टार्स को जन्म देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश छाबड़ा जी का, जिन्होंने एक्टिंग को कला नहीं एक मिशन बना दिया है। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं मुकेश छाबड़ा जी से। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम चला कि तुम पटना के हो। क्या खूबसूरत शहर है यार। थैंक मुझे यू सो पता है कि मच। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे खाना बहुत पसंद है यार। देखते ही वो खिला दो। साथ में प्लान करते हैं फिर से खाना से। मैं प्रकाश झा के साथ वहाँ पे बहुत गया हूँ, क्योंकि ओके। उनका तो भाई पूरा का पूरा मॉल है। उनका तो एक घर भी नहीं है, मॉल है। ऑडिशन रूम से लेकर ट्रेकर्स के मर्डर रूम तक का सफ़र कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कितना लर्निंग रहा आपके लिए? और चैलेंजिंग बहुत था। बिकॉज क्या है कि मैं शायद थोड़ा कम बात करता हूँ। वैसे तो अपने सर्कल में सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह के टेलीविजन सेटअप में और जिस तरह के शो के सेटअप में मेरे को लगा कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी मिसफिट है वहाँ पर। तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो या कास्टिंग करते हो या डायरेक्शन करते हो, एक अलग दुनिया है। रियलिटी शोज़ की दुनिया एकदम बहुत अलग है। पर मैं इस बात की खुशी है कि जिस तरह से वो अमेज़न ने जो शो को बनाया, जिस तरह का उसको स्केल दिया, जिस तरह से बीबीसी ने उसको हैंडल किया, आई थिंक वो जो सेटअप था, फ़ील था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन शायद मैं वहाँ के लिए मिसफिट हूँ। हाँ, लर्निंग क्या रहा वहाँ से? लर्निंग ये रहा कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं जो वायरल हो जाए, जो मुझे नहीं आते। और बहुत सारे आर्गुमेंट करने पड़ते हैं जो शायद मुझे नहीं आते। मैं थोड़ा शांत रहता हूँ और मुझे लगता है कि किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ मैं। और वो ऐसा फाइट वो सब चाहिए, वो शायद मैं नहीं उसमें फिट होता हूँ। मैं अपने जिन जिन लोगों के साथ मेरा मोहब्बत और प्यार और इज्जत बरकरार थी, मैं उन लोगों के साथ आज तक भी टच पे हूँ। ये ट्विटर से मैंने सीखने को मिला कि भाई आप थोड़े से ऐसे वाले आदमी नहीं हो जो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करे और लड़ाइयाँ करे और आर्गुमेंट करे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद दे दे, वो नहीं हो। ये ऑडिशन रूम को कितना मिस किया आपने? क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया जब लगा कि घर जाना है मुझे? हाँ यार, जी ऐसा एक्चुअली इसलिए मन किया कि एक्चुअली वो बहुत लंबा नहीं था सेटअप। सब कुछ 10 दिन के बीच में ही हुआ है। तो 4-5 दिन तो मुझे लगा कि मेरे लिए तो एक लाइक अ स्मॉल ब्रेक। बट ऑफ कोर्स जब आप पूरा दिन अंदर रहते हो और आपका एकदम पूरे बॉलीवुड से पूरे जो आपके रोज़ी-रोटी है, जो आपका काम है, उससे आप एकदम कट जाते हो। तो ऑफ कोर्स 1 दिन तक तो 2 दिन तक अच्छा लगा, तीसरे दिन लगने लगा कि अरे यार! पूरा दिन कैमरा के सामने रहना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। घर जाना है। घर जाना है। वो होता है ना आले की डायलॉग कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हमने बचपन से सुना है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ सालों में रियलिटी शो में देखा जाता है कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या ऐसा होता है कि टीआरपी शो की ज़्यादा बड़ी होती है लोगों की रिस्पेक्ट से? यार आई थिंक वो एक अलग तरह का सेटअप होता है, अलग तरह का माइंडसेट होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ या आई एम लकी कि जिन लोगों के साथ मैं अपना जीवन गुजार रहा हूँ, मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे फ़िल्म मेकर, एक्टर, जिन लोगों के साथ मैं दुनिया में रहता हूँ, वो एकदम ल अलग है। और ये जो आजकल टीआरपी के चक्कर में कभी भी किसी को कुछ भी बोल देना और कहीं भी किसी भी तरह से किसी को रूड हो जाना, आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है वो अपब्रिंगिंग है, वो कभी भी पैसों से नहीं आती है, वो एजुकेशन से नहीं आते हैं, वो आपकी संस्कृति से आते हैं। वो जो आप किसी को हमारे बेसिक संस्कार हैं, हम कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, किसी भी अपने से उम्र में चाहे वो 2 साल भी बड़े हों, कभी भी किसी लाइन को हम क्रॉस नहीं करते हैं। पर आई थिंक उनका अपना-अपना खुद का अपना तरीका है सोचने का, वो कैसे बातों को रखते हैं, कैसे वो सोचते हैं, उनकी इनकी क्या सोच है,
पर वो टेम्परेरी है यार, 1-2 साल से बहुत सारे लोग आएँगे और बहुत सारे लोग चले जाएँगे। शो का जो कॉन्सेप्ट था वो विश्वासघात। हाँ, क्या इस शो के बाद इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग आप खुद को फ़ील करते हैं जब बहुत बात स्ट्रॉन्ग मैं विश्वास और विश्वासघात की क्योंकि बात हमेशा बात ये होता है कि अब ये हमेशा रहता है कि मैं जिन लोगों के आस-पास हूँ, मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई कि इतना उन्होंने डाउट डाल दिया है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ओके। ये जो एक चीज़ सीखी है, लेकिन ये रियलाइज़ किया कि अब जिन लोगों के साथ आप इतने साल से काम करते आ रहे हो, उन लोगों को तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, शायद तभी उनका इतने सालों से काम कर रहा हूँ। आई थिंक वही एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी किसी नए लोगों के साथ काम करते हो, आप इमीडिएटली ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा वक़्त लगता है, क्योंकि कभी भी कोई आपको धोखा दे सकता है। ये तो आई थिंक ये शहर का और पूरे हिंदुस्तान का या दुनिया के हर तरह का रूल है कि कभी भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। ये बात तो समझ में आ गया। शो के विनर का नाम जैसे ही घोषित हुआ, सोशल मीडिया पे एक महासंग्राम छिड़ गया था। क्या बात नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं तो आई थिंक उर्फ़ी और निकिता लूथर को अपने ऑफ़िस में बुलाया, हमने बहुत प्यार से केक काटा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं हमेशा बोलता हूँ जो सच्चा और ऑनेस्ट होगा, वो किसी भी तरह की गेम हो वो जीतेगा ही जीतेगा। चाहे वो लाइफ़ की गेम हो, चाहे कोई गेम हो, जो भी ऑनेस्ट होगा, जो सच्चा होगा वही गेम जीतेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ जो प्लान होता है ना, यूनिवर्स प्लान करता है, जो सही होता है ना, सही उन्हीं के साथ होता है जो सही होता है। जैसे आपने कुछ देर पहले ज़िक्र किया कि अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम होता है। क्या यहाँ भी वो प्रॉब्लम है जहाँ लोग ट्रोल करते हैं, पर्सनल गंदे-गंदे मैसेजेस करते हैं? आई थिंक जो लोग ट्रोल करते हैं ना, आई थिंक 80% लोगों को मैंने देखा है ट्रोल करने में, उनका कोई चेहरा नहीं होता है। हाँ, फेक आईडी। मुझे लगता है कि वो ट्रोल करवाया जाता है। उसका भी क्योंकि कैंपेन होता उसका भी कैंपेन होता है, ट्रोल ट्रोल करवाया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी व्यक्ति को, किसी भी लड़की को, किसी लड़के को इतनी बुरी बातें क्यों बोलेगा? आदमी हमारे देश में हिंदुस्तानी कल्चर इतना अच्छा, इतना तो खराब नहीं हो सकता कि सारे लोग ही गाली दे रहे हैं। ये कोई करवाया जाता है, ये पर्सनल एजेंडा होता है, पर्सनल वेंडेटा होता है किसी के अगेंस्ट, या पर्सनल जेलसी होती है। आई थिंक ये करवाया जाता है। मुझे लगता नहीं कि हमारे देश में इतना युवा खराब है कि वो ऐसे-ऐसे कमेंट करेगा। ये आई थिंक एक पर्सनल होता है, ये किसी को पर्सनल अटैक किया जाता है। जो बहुत अजीब है, बहुत ऑकवर्ड है। मैं जब खुद भी कुछ कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इट्स सो सैड टू सी कि इफ दिस इज़ आई आई बिलीव कि हमारी जनरेशन तो है नहीं। ये कुछ और ही लोग हैं जो इसको करवा रहे हैं, ये एजेंडा है। तो बाकी ट्रोलिंग के साथ जो लोग इसको एक्सपर्ट हो चुके हैं, ट्रोलिंग को इग्नोर करने के लिए, आई थिंक वो बेस्ट मेडिसिन है। क्योंकि आप जब भी किसी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, उनका चेहरा नहीं होता है। या तो है। हाँ, एक ये पोस्ट चीज़ होता नोटिस है, किया जाता है। एक नोटिस वो आते हैं, एक एक लहर की तरह आते हैं और 15 दिन बाद देखो सबके सब प्रोफाइल वो गायब हो अकाउंट भी जाता है। गायब हो जाते हैं। वो अकाउंट भी गायब हो जाते हैं। आई थिंक ये सब प्लान किया हुआ पेड ट्रोलिंग होता है, और वो किसी के साथ भी, आपके साथ, मेरे साथ भी कर सकते हैं। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात उनको लग गई, उनका मन किया कि अभी नहीं करते, तो वो कर देंगे। क्योंकि मुझे रिमेंबर है रिसेंटली मैं फराह खान के शो पे वो जो दिलीप है, वो इतना क्लोज़ है हमारे में। दिलीप को जब से मैं शहर में हूँ, तब से मैं फराह खान और दिलीप के साथ रहा हूँ, इतना मेरे घर फैमिली की तरह है। मैंने उसको ऐसे साइड में बोला कि सामने आ जा, लाइट को कर, जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने उसको ऐसे स्लो मोशन में डाल के, कोई था जो मैं और कभी-कभी हम लोग हँसते भी हैं कि किसी ने कोई बैठ के प्लान किया गया कि उसमें ऐसा म्यूज़िक डाल के ऐसा ट्रोलिंग किया, और जो-जो लोग कमेंट किए, वो किसी का फेस नहीं था। पर आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है, जितना आप जितना आप सोशल मीडिया पे रहना चाहते हो, उतना आप नहीं भी रहना चाहते हो। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, आप रहना भी चाहते हो, नहीं भी रहना चाहते, लालच है उसके बीच में रहने का ना, ये सबसे प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि आपको पता है आपने वहाँ पे रहे हो, आपने ये चुना है और आपके साथ ये हो सकता है। जी। तो बी रेडी फॉर दैट। तो मुझे तो अभी भी जब हम दलीपुर में हैं, मैं और दलीप और फराह खान भी इस बात पे कभी-कभी हँसते हैं कि ये जो था। लेकिन आई ऑल्सो कभी-कभी किसी का इमोशन जन कनेक्ट कर देता है, और किसी ने वो पूरा एपिसोड देखा ही नहीं है। वो स्लो मोशन क्लिप पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रोलिंग का जो खेल है ना, ये आई थिंक पर्सनल होता है। एक और रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था अनुष्का सेन और नीलिदिन मुकेश वाला, आपने देखा होगा वो। वो उसको खाने के लिए पूछ रहा था। वो मैं नीलम मुकेश को जानता हूँ। मैं अनुष्का को भी जानता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक मैं कह तो रहा हूँ कि ये कुछ पर्सनल होता है। वो कुछ भी कभी भी किसको दिख जाता है। कोई कोने में बैठ के एक एजेंसी है जो ऐसी चीज़ को करेगी जिसको आप बोलोगे कि इसको म्यूज़िक डाल के इसको थोड़ा एम्प्लीफाई करना है। आई थिंक ये थोड़ा कल्चर बुरा भी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट आप उस कल्चर के बीच में रह रहे हो, आपको सहना आना चाहिए। जी। अगर बिग बॉस की कास्टिंग आपके हाथ में आए इस बार तो मैं टाइटल से मैं नहीं करूँगा।
आप किस-किस चेहरे को रिपीट करना चाहेंगे जो आपके साथ थे थिएटर्स बिग में? बॉस में? हाँ। यार मुझे बिग बॉस की कास्टिंग मैं मुझे नहीं करना है और ना मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिग बॉस देखता मैंने आज तक बिग बॉस नहीं देखा। मुझे पता है कि शायद मुझे लोग इस बात पे ट्रोल कर सकते हैं। मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा और मैं बिग बॉस का और कास्टिंग मिले तो आप करेंगे भी नहीं। नहीं, मैं क्यों करूँगा? मैं फ़िक्शन करता हूँ, मैं फ़िल्में करता हूँ, शोज़ करता हूँ, मैं वो सब क्यों करूँगा? मुझे पता है इस बारे में भी बहुत लोग मुझे गालियाँ देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने वाली है, पर वो मेरी दुनिया नहीं है। वो मेरी दुनिया नहीं है। मेरी फ़ैमिली में बहुत लोग बिग बॉस देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बिग बॉस लोग गए हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शहनाज़ गिल के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है। जितने लोग वहाँ पर गए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिग बॉस पे रहे, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे बहुत अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। पर मैं बिग बॉस का फ़ैन नहीं हूँ। ग्लैमर इंडस्ट्री में हमेशा से यंग दिखने का रेस रहा है। कहीं न कहीं यंग दिखने की वजह से लोग हमारी इंडस्ट्री कुछ ऐसे चेहरे को खोते जा रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये रिसेंटली हुआ था वो? आई थिंक आई डोंट नो ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है, लेकिन ये यंग भी तो हमारे सोशल मीडिया से लोगों को बोला गया है ना। आप जब भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री की डिमांड है एक तरीके से। नहीं यार, ऐसे मुझे तो मैं जिन लोगों के साथ काम करूँ मुझे कभी नहीं बोला कि यंग लोग इन लोगों को लेकर है, कभी नहीं बोला। जो करेक्ट एज उसी को कास्ट करते हैं। मैंने बोला ना, मैं जिन फ़िल्म के साथ काम करता हूँ, चाहे वो इम्तियाज़ अली हो, चाहे राजू सर हो, चाहे विशाल भारद्वाज हो, अनुभव सिन्हा हो, हंसल मेहता हो, राजन डिक्के, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, अभिषेक कपूर, मैं तो दुनिया के हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ। मुझे तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि यंग लुकिंग लोगों को चाहिए, जो करेक्ट है उसको लेकर आओ। आई थिंक एक कौन इस बात को फैला रहा है कि आपको सर्टेन ही दिखना पड़ेगा तभी आपको काम मिलेगा। आई थिंक जो टैलेंटेड है ना उसको काम मिलना चाहिए। जो नई रट में लोग रेस में भाग रहे हैं ना, आपको फिट रहना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए। आप अपनी हेल्थ के साथ, अपने दिमाग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आई थिंक वो हर हर हमारे साथ प्रॉब्लम, हमारे देश में जब भी कोई ऐसा कुछ अ, बहुत बुरा हुआ जो भी शेफ़ाली के साथ हुआ, पर उसका रीज़न वो नहीं हो सकता है खाली। सिर्फ़ एक रीज़न नहीं हो नहीं, आप उसको चीज़ों को इतना मतलब इतना एक के बाद +2 +2 +2 करके इतना कैलकुलेट मत करो यार। एक कोई है उसके लिए अच्छी दुआ करो कि वो जहाँ भी है वो खुश है और खुश रहे, क्योंकि आप हर चीज़ में ना फिर वो 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें जोड़-जोड़ के उसको पूरी स्टोरी बना देंगे। आई थिंक ये बुरा हुआ है यार। आई एम जस्ट फीलिंग बैड फॉर पराग। आई एम फीलिंग बट वो क्या हुआ होगा अचानक किसी की लाइफ़ का कुछ पता थोड़ी ना होता है। अब आपको नहीं पता था ना कि आप और मैं यहाँ बैठे हैं, शाम को हमारे साथ क्या हो जाए। तो हर चीज़ का हम किसी न किसी मेडिसिन से, इंजेक्शन से, पर्सनल ग्रोथ से, कि हर चीज़ को किसी न किसी से जोड़ना बंद करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहा है। और जहाँ जहाँ तक यंग यंग दिखने वाली बात है, वो जो लोग कर रहे हैं आते उनको बोलना चाहिए कि अब मत करें। अगर आप जैसे हो अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। फिट रहना, हेल्दी रहना, दिमाग को अच्छा रखना, इस पे फ़ोकस होना चाहिए। और जो सही है, जो जैसा दिखता है उसको उसी तरह का काम मिलेगा और उसके लिए वो काम लिखा है तो उसको वही काम मिलेगा। बहुत सारे एक्टर्स ने पैप्स कल्चर पे सवाल उठाए हैं कि इस हद तक नहीं होनी चाहिए रिपोर्टिंग या कवरेज। क्या आपको लगता है एज़ एन इंसान के तौर पे आपका क्या ओपिनियन है सेलिब्रिटी से हट मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको एक्सेस भी तो दिया है ना। हुँ, अगर हम लोगों को एक्सेस दिया है ना, अगर जब भी कोई इवेंट होता है, सेलिब्रेशन होता है, हमने उनको एक्सेसिबल दिया, तो ये उनके लिए ये सब ये बुरी हाँ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा-सा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि उनको भी ये न्यूज़ लोगों तक पहुँचानी है, क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं, तो थोड़ा-सा कभी-कभी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। आई थिंक किसी भी चीज़ की लिमिट थोड़ी-सी ज़्यादा होगी ना, एक्सेस होगा, तो बुरा ही होगा। अगर सब चीज़ें लिमिट में हो रही है, एक तरीके से हो रही है, चीज़ों को लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी बुरा नहीं है। हर चीज़ आप किसी भी चीज़ में बात करो, इज़ नॉट अबाउट पेपर है जी, किसी भी चीज़ को जब आप लिमिट से क्रॉस करके करोगे वो खराब ही होती है। तो सबको अपनी लिमिट ध्यान में रखना पड़ेगा लाइफ में, नॉट जस्ट पेपराज़ी फॉर एवरीवन। या आप एक्टिंग कोच के तौर पे भी जाने जाते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप चलाते हैं आप। आपने बहुत सारी फ़िल्मों में अभिनय भी किया है, तो आप लोगों के लिए गुरु हैं। आपके कौन गुरु रहे हैं एक्टिंग की दुनिया में? मैं एक्टिंग एक तो पहली बात, मैं एक्टिंग जो भी करता हूँ वो बहुत ही गेस्ट अपीयरेंस की तरह करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग छुट्टी पे मालदीव जाते हैं, गोवा जाते हैं, लंदन जाते हैं, मैं एक्टिंग करने के लिए 2 दिन छुट्टी करने चला जाता हूँ। आई थिंक मेरे जो जब मैं एनएसडी टीआई में था, मैं जितना भी रंगमंच में काम किया है, मेरे जो एनके शर्मा हैं, बैरी सर हैं, और दिल्ली में जितने भी थिएटर ग्रुप थे, उन सबके साथ मैंने जो भी काम किया है, रॉबिन दा हो, अब्दुल लतीफ़ कटाना हो, अवतार सानी, वीके शर्मा, अनुराधा कपूर, देवेंद्र राज अंकुर, इन सब के साथ जो मैंने काम किया है, उन्हीं के साथ ही रहेगा, फिर ये जो सब सीखा है, उन्हीं से सीखा। लेकिन मुझे जितनी भी एक्टिंग की समझ आई होगी, जो भी समझ में है, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा वक़्त
नवाज़ भाई और मनोज भाई के साथ रह के इतने सालों से समझ में जो भी मेरी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है क्राफ्ट को लेकर, आई थिंक वो मनोज भाई के साथ रह के और नवाज़ भाई के साथ रह के, इन लोगों के साथ रह के जो मेरी नॉलेज इम्प्रूव हुई है इतने सालों से, वहीं से हुई है। आप जो प्रेफ़रेंस देते हैं बहुत सारे अपनी मैं प्रेफ़रेंस देता हूँ कि पूरी कास्टिंग कम्युनिटी की बात, पूरी कास्टिंग कम्युनिटी की बात हाँ, हो रही क्योंकि है, जहाँ मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, हाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे मैं ऐसे बोलते हैं। सोशल मीडिया पे वही होना है जिनकी, मैं एक सच में बताऊँ, मैं इतनी सारी फ़िल्म करता हूँ, कोई आदमी मेरा असिस्टेंट वो इतने सालों से मेहनत करके एटलीस्ट वो किसी का अपने घर चलाने के अगर कास्टिंग असिस्टेंट बनता है, उसको थोड़े से पैसे मिल जाएँगे, थोड़ा-सा काम करता है, तो उसमें बुरी बात क्या है? वो अच्छा एक्टर है, उसने ऑडिशन दिया, उसको वो टैलेंट से ऑडिशन मिला है। ऐसा तो नहीं कि वो हर शो में दिख रहा है, हर फ़िल्म में दिख रहा है। मैंने तो 400 फ़िल्म करी है, उसमें से 1-2 असिस्टेंट दिखे होंगे, जिसने 8 साल ज़िंदगी के इस करियर में दिया है, तो उसमें बुरा क्या है? मुझे लगता है कि लोग थोड़ा-सा ना, एक्टर बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। वो अपने घर पे तो नहीं बैठा है ना, वो कास्टिंग में असिस्ट कर रहा है, कोई डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा है, कोई राइटिंग में असिस्ट कर रहा है, कोई डीओपी को असिस्ट कर रहा है, एडिटर को असिस्ट कर रहा है। ये यंग लड़के डीओपी को असिस्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब सीखने के लिए कर रहे हैं। खाली तो नहीं बैठे अपना सर्वाइव कर, कोई नाटक कर रहा है, वो मुझे असिस्ट कर रहे हैं और उनको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और वो सही है। हाँ, अगर गलत कास्टिंग है, तब आप बोल सकते हो। अगर सही ऐसा हो रहा होता तो मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे एनएसजी के जूनियर सीनियर, मेरे श्रीराम के जूनियर सब फ़िल्मों में होते। तो सब होते ना फिर। मैं तो जहाँ ड्रामा स्कूल था, एनएसजी के सारे सीनियर जूनियर सब हर फ़िल्म के अंदर वो लोग थे, जो सही है। वो कोई भी हो सकता है। तब तो उन्होंने नहीं बोला कि इतने सारे लोग बाहर से लेकर आए। सान्या तो हमारे ऑफ़िस में नहीं थे, विक्की तो हमारे ऑफ़िस में नहीं था, सुशांत तो उसमें नहीं था, राजकुमार तो उसमें नहीं था, जीशान तो नहीं था, जयदीप तो नहीं था, विजय वर्मा तो नहीं था। तो ये सब कहाँ से आए? जो वीक एक्टर होता है, जो थोड़ा-सा इनसिक्योर नेगेटिव स्पेस में चला जाता है, वो ऐसी बातें करने लग जाता है। अभी 400 में से 1 रोल उसने कर भी लिया है, तो अपना घर चला रहा है ना वो, सही था, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको आप रोक ही नहीं सकते हो। ये आपके दिमाग के, कहते हैं ना, जी। आपके दिमाग ने स्टार्ट किया है, आपका खुद का दिमाग ही रोक सकते हो। आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज करोगे। अगर कल को आपके जो ऑफ़िस में यंग लड़के जो काम कर रहे हैं, इनको बोलेंगे सर मुझे एक बड़ी डीओपी को असिस्ट करना है, तो मुझे किसी डीओपी को मैंने इनको बोला कि जाके डीओपी को असिस्ट कर लो। उनके साथ काम किया, वो डीओपी ने बोला कि मेरा यंग असिस्टेंट है, इसको बोलो कि ये शो शूट करे, तो क्या बोलोगे आप? आदमी सीख ही तो रहा है ना। वो सीख रहा है, 5 साल दिए हैं, क्राफ्ट में समझा। अभिषेक बैनर्जी ने इतना सारा काम किया, अच्छा एक्टर था, अभी तो कास्ट हो रहा है ना। अगर खराब एक्टर होता तो 1-2 के बाद लोग उसको बोलते बाय बाय, टाटा। ऑडियंस को ये भी पता है कि सही है, सही पे लोग हमेशा साथ देंगे। और पूरी कास्टिंग कम्युनिटी में इतने लोग हैं, हमको भी तो लोग काम करने के लोग चाहिए होते हैं। प्रोफेशनल कंपनी तो थी नहीं, हमने नया काम शुरू किया है। ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग होती है, कोई इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से हम ट्रेनिंग करके कास्टिंग डायरेक्टर्स को लेके आएँगे। एडिटिंग के लिए होता है, एक्टिंग के लिए होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए होता है कास्टिंग के, तो हमारे तो यही ट्रेनिंग होगी ना, ये बच्चे आएँगे, ये सीखेंगे। अच्छा एक्टर होगा तो अच्छे ऑडिशंस होंगे। हमको वो एक्टर अच्छे चाहिए होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग बोलते हैं, मैं तो अगर मैं उनको आज अपॉर्च्युनिटी दूँगा ना कि आके मुझे असिस्ट करो, वो लोग भी आएँगे, जो ट्रोल कर रहे हैं। जो ट्रोल कर रहे हैं। एटलीस्ट सुबह लेके शाम तक आप बिज़ी हो, आप सुबह काम पे जाते हो, रात को काम के सीख के घर जाके अच्छे से खुशी से सोते हो। उससे तो बेटर है ना कि आप शहर में नेगेटिविटी से बचे हो। कहावत सही है वो, जिनको तरक्की नहीं मिल रही, वो तरक्की मिलने वालों से दुखी हैं। आप कुछ भी कर लो, लोग थोड़ा आपसे दुखी रहेंगे ही रहेंगे। अभी आप और मैं बात करें ना, आप देखना नीचे कुछ ना कुछ कहना कि बिग बॉस वाली बात पे वो ट्रोल करेंगे और वो 2-3 बातों में ट्रोल, मैं तो आपको बताता हूँ किस-किस पे ट्रोल करेंगे। इन-इन बातों पे ट्रोल होने वाला हूँ और मुझे पता है। और दुःख नहीं होगा क्योंकि हम पहले से तैयार हैं। मुझे पता अभी मुझे आपने बोला कि बिग बॉस मेरी दुनिया नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा? क्योंकि पर्सनल ऐसा चॉइस तो भी नहीं कि होनी चाहिए। बिग बॉस वाले बहुत सारे दोस्त भी तो हैं ना। मेरे उनके साथ बंद अमित साहब भी मेरा बिग बॉस में था, वो मेरा दोस्त है, परवेश राणा भी मेरा दोस्त है, इतने सारे बिग बॉस में लोग रहे सब मेरे जान-पहचान के तो लोग हैं। पर वो मेरी दुनिया नहीं है। पर वो जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए दुखी भी नहीं हूँ। आई एम हैप्पी फॉर देम कि वो अपना उनके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, घर जम रहा है, तेजस्वी से भी मेरी दोस्ती है, करण कुंद्रा से भी मेरी दोस्ती है, ये सब भी तो दुनिया से आए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी दुनिया नहीं है। सबकी अपनी दुनिया होती है, मेरी दुनिया नहीं है। पैसों की वजह से बहुत सारे सपने टूट जाते हैं, बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन टूटा हुआ सपना जब टूट जाता है कोई सपना, उसके बाद नया सपना देखना, फिर उसे पूरा करना। यार सपने टूटते नहीं। नहीं, ये सवाल आपके मेरा साथ उससे कनेक्टेड है कि आपने जो सपना देखा था क्रिकेटर बनने का, जो आपकी जर्नी में मैंने स्ट्रगल स्टोरी में पढ़ी,
तो वो जब सपना अधूरा है, अभी अब जब याद आता है, जब आप किसी और फ़ील्ड में सक्सेसफुल हैं, क्या उस सपने को यार मुझे लगता है कि जो सब आप उस जिस वक़्त आप उस एज में होते हो ना 14-15 साल की उम्र में, तो आपको हर चीज़ में सब कुछ करना होता है ना। पर आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस जगह पे मुझे लगा कि रंगमंच एक सबसे अच्छा मीडियम है जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। आपको जाके नाटक करना है, इसमें सिर्फ़ आप लगते हो, किसी अकेडमी में। तो मुझे लगा था कि इसलिए किया और मुझे लगता है अच्छा ही हुआ ना कि अगर शायद वो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाता, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आके ये सपना पूरा हो गया कि आज मैं अच्छी खासी जगह पर हूँ, मेरा घर चल रहा है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, लोग काम करते हैं और मुझे लोग पहचानते हैं, लोग इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक वो जो लिखा होता है ना, वो पैसे हो या ना हो, ऐसे तो बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, वो तब भी क्रिकेटर नहीं बन पाते और लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो तब भी फ़िल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा पाते। आई थिंक वो लिखा होता है ना, जो लिखा होता है वो लिखा ही होता है। या जब आपने कास्टिंग में इतना बड़ा नाम हासिल किया है, लेकिन जब वो 16 साल का मुकेश छाबड़ा याद आता है, जो बैकग्राउंड डांसर का काम करता था ₹50 फीस में, क्या सोचते हैं उस मुकेश छाबड़ा के बारे में? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फ़ील होता है कि ये बहुत लंबी जर्नी रही है। लोगों को तो अभी लगता है कि वासीपुर के बाद लोग मुझे जानना शुरू हुए हैं। 25-26 साल तो यहीं पे 13 साल की उम्र से तो काम करना शुरू कर दिया था। बैकग्राउंड डांसर का आप काम करते मान जो ये जितने बड़े-बड़े सिंगर हैं, चाहे वो मिक्का बाजी हो या दिलेर मेहंदी हो, इन सब लोगों के साथ दिल्ली में बैकग्राउंड में नाच-नाच के ₹20, ₹30, ₹50 डांस किया है। पर लोगों को तो यही लगता है ना कि अरे ये तो बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर है। कब से दूरदर्शन में छोटे-छोटे कृषि दर्शन से लेकर छोटे-छोटे शो में बैठ के बूगी वूगी में दिल्ली में जब होता था उसके कोऑर्डिनेटर के असिस्टेंट बन के लोगों को लाइन पे लगा के बूगी वूगी जो दिल्ली में है, तब से लगे हुए हैं, आज से नहीं लगे हुए हैं। तो लोग अब पहचानते हैं क्योंकि लोगों को ना जर्नी में इंटरेस्ट होता नहीं है। सबको आज की सक्सेस के बारे में जान लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत साल लग गए हैं। कास्टिंग में काफ़ी आपका वो चीज़ पॉपुलर रहा, चर्चित रहा कि बजरंगी भाईजान की कास्टिंग आपने एक मॉल में देखी, मुन्नी से आपने यार शुरुआत मुझे की। क्या लोगों को तैयार रहना चाहिए कि कास्टिंग वालों की नज़र हर जगह है? लोगों को वैसे ही रहना चाहिए। जैसे हमारी नज़र खुली रहनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा होता है ना पूरे मॉल में तैयार होके घूमने रहोगे, नाचते रहोगे, एक्टिंग करते रहोगे। हमारी नज़र एक्स्ट्रा होती है जो शायद हमको जिसकी वज़ह से लोग पैसा देते हैं। हमारे टैलेंट ढूँढने की जो नज़र है ना, हमको उसका पैसा मिलता है। हमको डेटा से पैसा मिलता नहीं, डेटा तो मैं आपको दे दूँगा 20 लाख डेटा ले जाओ, आप उसमें से कास्टिंग करके दिखा दो। आपको उस वक़्त क्या सोचता है, क्या समझ में आता है, कौन फिट होता है, उस पे भरोसा है। उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पैसे मिलते हैं। वो आपको एक्टर कहीं भी मिल जाता है, वो इरफान खान चिल्लबाजी में बच्चा था इरफान, वो तो हमको रेड लाइट में मिला था, मुन्नी मॉल में मिले थे, अमित शाह भी यहाँ पे क्राउड में मिला था, सुशांत सिंह राजपूत एक कैफ़े में देखा था मैंने, कोई टीवी शो देखा नहीं था। आई थिंक ये तो आप अपना आइडिया दिमाग को खोल के चलते रहते हो, आपको ये लगते रहना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। तभी तो बोलते हैं ना कि जो राइटर देखता है वो हमको नहीं समझ में आता, जो डीओपी देख रहा होता है हमको समझ में नहीं आता, जो मैं देख रहा होता हूँ किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसमें इसने ऐसा क्या देख लिया कि इसको कास्ट कर दिया। वो शायद उसी के शायद हमारी एक्सपर्टीज़ उसी में हमको पैसा उसी चीज़ का मिलता है। किसी कास्ट को लेके कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टर सैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आपने फ़ोर्स किया हो, प्लीज़ सर ट्रस्ट मी दिस इज़ परफेक्ट? बहुत हर फ़िल्म के अंदर होता है, हर बड़े शो में होता है। हर बड़े शो में होता है, हर बड़ी फ़िल्म में लड़ाई होता है, चाहे वो काईपुच्ची की कास्टिंग हो, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग हो, चाहे रिसेंट ब्लैक वारंट की कास्टिंग हो, सब जगह फाइट से आपको मुझे यस मुझे यस बोलने के लिए तो नहीं कास्ट लेते हैं ना, वो लोग कि हर बात पे यस बोल देंगे। मुझे लेते हैं ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर फ़िल्म में होता है। जितनी भी फ़िल्में आप बोलोगे इसमें देखेंगे हर फ़िल्म में अब इतने सारी कास्टिंग में जो चॉइसेस होती है वो हर जगह होती है। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे तेरे इश्क में हो, तो चाहे हर फ़िल्म के अंदर होता है। तो होता है आपको लड़ाई करना पड़ता है। आपको उसी लिए लोग लेते हैं ताकि ये बोलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स पे कुछ सालों से आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि राजपाल यादव ने भी कहा था कपिल शर्मा शो में कि कास्टिंग में आजकल इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, फॉलोअर्स कितने हैं उसको ज़्यादा देखा अब जाता मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ यार। हमको तो मुझे लगता है कि जो अच्छे से इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी एक्टिंग तो अच्छी करनी ही पड़ेगा ना। आप अच्छे एक्टर हो, आपको इन्फ्लुएंसर को देख के आपको लग रहा है कि विशाल भारद्वाज और राकेश मेहरा और ये सब लोग इंस्टाग्राम बैठ के फॉलो चेक कर रहे हैं। कि मतलब इम्तियाज़ अली बोल रहे हैं कि फॉलो चेक कर रहे हैं। बड़े डायरेक्टर हैं, उनको इतना वक़्त होगा कि वो इंस्टाग्राम बैठ के इसके कितने फॉलोअर है देख के बता उनको कहानी लिखते हैं, दे स्टोरी टेलर जो सही होता है वो उसी को कास्ट करते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर में भी बहुत अच्छे एक्टर है ना, उनको भी अच्छे प्रजक्ता कोहली बहुत अच्छा करते हैं, भुवन बाम बहुत अच्छा कर रहा है। पूरब झा करके एक यूट्यूबर है, बहुत वो भी कमाल एक्टर है। जो अच्छा एक्टर है उसको काम मिलेगा ही मिलेगा। वो इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, बिना इसके आया हो, थिएटर से आया हो,
अच्छा एक्टर होना चाहिए, उसको भी ऑडिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर हाँ किसी इन्फ्लुएंसर के किसी के ज़्यादा फॉलोअर हैं होते तो उसका म्यूजिक वीडियो मिल जाए, एक छोटा शो मिल जाए प्रमोट करने के लिए, बट दैट्स नॉट लाइफ। अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको अलग तरह की कला को अपनाना पड़ता है, वो आना चाहिए। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे किसी डायरेक्टर ने बोला कि इसके फॉलोअर है इसको ले आ। आई एम लकी दैट मेरे डायरेक्टर बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता राजू सर बोलेंगे कि यार मैंने एक रील देखी है उसके बहुत फॉलोअर है उसको बुला ले, उनको नहीं बताओ मैं। जब यहाँ पे वॉकिंग ऑडिशन के लिए लोग आते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि उन्हें कुछ बुरा ना लगे, नॉट फिट या नहीं है कुछ जाओ? अब तो मैं नॉट फिट वर्ड बोलना बंद कर दिया है। मैं सब जितने भी लोग आते हैं ना लाइन पे लगते हैं उन सबका इंट्रोडक्शन रखते हैं। ओके, मना किसी को नहीं करते, माना एनीबडी खाली हाथ कोई नहीं जाते यहाँ। एनी एनी मेरे ऑफिस में कोई भी सुबह 11 बजे लेके शाम के 5 बजे तक आ सकता है। वहाँ पे एक सेपरेट टीम है, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, दिन भर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके लिए कुछ होता है हमको फ़ोन करके बुलाएंगे। कभी भी कोई नॉट फिट कुछ होता नहीं, वो एड वर्ल्ड में कल्चर होता था नॉट फिट का, हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है। क्योंकि एक्टर कभी नॉट फिट हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कभी तो फिट होएगा ही ना। नॉट फिट कोई नॉट फिट वर्ड गलत है इस लाइन के लिए, जिसने भी ये एड वर्ड में इजाद किया नॉट फिट। नॉट फिट इज नॉट अ राइट वर्ड। कभी भी एक्टर नॉट फिट नहीं होता। आप उस रोल में फिट होते हो या फिट नहीं होते हो, आप सब कहीं ना कहीं तो फिट होंगे ही। कभी ऐसा हुआ किसी बड़े पर्सनैलिटी ने आपको फ़ोन किया हो, मैं अपना बंदा या बंदी भेज रहा हूँ, उसको देख लेना कैसे भी होना चाहिए? हाँ होता है, क्योंकि सब आपको इन्फ्लुएंस लोग आपको फोन करते हैं, कुछ आपको अथॉरिटी से फोन आते हैं, आप सबसे मिल लेते हो, दे नथिंग रॉन्ग। अगर वो सही है तो सही है। मैंने बोला कि आप किसी भी रेफरेंस से आए हो बस आप सही होने चाहिए। आप डायरेक्ट आए हो, किसी के जान पहचान से आए हो, किसी रिश्तेदारी के थ्रू आए हो, ऐसे तो वो सही होना चाहिए। सब आते हैं कि इससे मिल लेना, मैं बहुत अच्छा मिला, इससे मिल लेना बेटा, तो उससे मिल लेना। सब डायरेक्टरों के भी प्रोड्यूसरों के भी आते हैं ना, रेफरेंसेस कॉल आते हैं उससे। और यार सबको इस लाइन में आना है ना कभी किसी न किसी थ्रू कोई ना कोई किसी के पास पहुंचता ही है ना। तो पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम तक पहुंच जाते हैं, फिर हम भी उनको मिलते हैं। अगर सही ऑडिशन होता है तो ऑडिशन में सही होता है तो उनको कहाँ मिलता है। जब कभी कास्टिंग के बदले कोई पैसा या कोई फेवर ऑफर करता है, तो आपका या आपकी टीम का क्या रिएक्शन होता कभी हमें हमें तो ऐसा किया नहीं यार। कहाँ पे ऐसा मुझे कभी ऐसा बेहतर नहीं। मैं जो स्टोरीज है ना ये भी मैंने सुनी है, जैसे आप लोगों ने सुनी है ना, मुझे भी ऐसी स्टोरी और सुननी है। कभी ऐसा फेस करना है नहीं। है? अभी आपकी 3 बड़ी फ़िल्में आने वाली है, उसकी कुछ मेमोरी आप बता सकते हैं? कितना मुश्किल था? तीन या बड़ी इसी फिल्में तरह कौन कौन थी अभी? मतलब सन ऑफ सरदार भी है, सन ऑफ सरदार भी आएगी, मालिक भी आएगी, रामायण, वो तो रामायण रामायण का टाइम है बहुत अभी। टाइम है, धुरंधर, धुरंधर भी आएगी। और मतलब बहुत सारी फिल्में आएगी, जॉली एलएलबी भी आएगी, फिर फैमिली मैन 3 भी आएगा, दिल्ली सब का रेडी है। 3 भी आएगा, सब कुछ ही आएगा। जी। मैं सबके साथ मेमोरीज है, बहुत मजा आया है। मुझे लगता है कि जो रामायण की फीलिंग है हुँ। वो सबसे ज्यादा प्योर और सबसे बड़ी याददाश्त है मेरी लाइफ की अब तक की। जो फीलिंग है वो इतनी बड़ी है मेरे मन में कि उसको मुझे लगता है कि वो फीलिंग को मैं इतने दिल के इतने मेरे नजदीक है, इतने क्लोज है। और ऑफ कोर्स धुरंधर का तो आपने देख ही लिया, जो पूरा मैजिक है। जब फिलहाल अभी तो ये टीजर ही है, कोई तो ट्रेलर देखो क्या। टीज़र भी नहीं है, फर्स्ट लुक है वो। फर्स्ट लुक अभी तो देखो क्या होने वाला है। वो मतलब बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मालिक। राजकुमार भी ऐसे ऐसे रोल को चैलेंज के साथ करता है, वो किसी भी रोल में डाल दे वो जान डाल देता है। तो वेरी एक्साइटेड फॉर राजकुमार, वेरी एक्साइटेड फॉर सन ऑफ सरदार, क्योंकि मृणाल ठाकुर ने कुछ एक सरप्राइज किया है, एक पंजाबी लड़की बनी है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड फैमिली मैन 3 के लिए, जयदीप और निमरत के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सब के लिए। एक्टिंग इंस्टीट्यूट को लेके आपका क्या मानना है? क्योंकि बहुत सारे आपने भी देखे हुए इंटरव्यू, एक्टर बोलते हैं एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, बिज़नेस है ये। यार बिजनेस नहीं है, एक बिजनेस से बेटर है कि हम सही गाइडेंस देने वाला चाहिए। एक्टिंग तो आप अपने आप लगातार थिएटर करते रहोगे, आपको कर देना, लेकिन एक सही एडवाइस कोई दे देना। आपको एक्टिंग इंस्टीट्यूट जितने भी ना आपको एक अच्छा माहौल दे दें। आप किसी भी जगह में जाते हो, सुबह लेकर रात तक 24 घंटे आप एक्टिंग की बात कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, सीन वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में जाते ही है ना। आपको टीचरों पे ध्यान देना चाहिए, इंस्टीट्यूट पे नहीं, उनमें कौन पढ़ा रहा है। लोग इंस्टीट्यूट नाम से जाते हैं, मुझे लगता है नाम से बेटर है कि कौन पढ़ा रहा है उससे जाना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है ना वो इंस्टीट्यूट से बड़ा होना चाहिए। जो आपको गाइडेंस दे रहा है ना वो इंस्टीट्यूट से बड़ा होना चाहिए। आप बैरिजॉन के पास जा रहे हो तो बैरिजॉन वहां पर चाहिए। तो तो जो वहां पर पढ़ाने वाले जो गुरु हैं, मुझे लगता है कि वो होने चाहिए जिनके नाम से आप जा रहे हो। वो नहीं है तो शायद थोड़ा मुझे डाउट होता है। आज के ऑडिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या देखते हैं आप? एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखता हूँ, इनसिक्योरिटी बहुत दिखता हूँ, क्योंकि काम की बहुत कमी और लोग बहुत सारे हैं। स्ट्रेस बहुत दिखता हूँ।
नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा देखता हूँ। आई जस्ट वांट देम टू बी हैप्पी यार। आप काम की तलाश में हैं, आपने ये फ़ील्ड अपनी खुशी से चुना है, तो दुखी मत रहो। आपको मालूम नहीं काम आज मिलेगा, कल मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखता हूँ, नेगेटिविटी देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, सैडनेस देखता हूँ, एंगर देखता हूँ, इनसिक्योरिटी देखता हूँ, फ्रस्ट्रेशन देखता हूँ। तो थोड़ा अजीब लगता है कि आपने ये फ़ील्ड को चुना है और आप प्लीज़ थोड़ा खुश रहिए, क्योंकि आपको किसी ने भी फ़ोर्स नहीं किया था। ये आपके पसंदीदा काम है। ऐसा काम है जो आपने चुना, उसको करने के आपको पैसे मिलते हैं, उसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, उसकी वजह से लोग आपके साथ पिक्चर खिंचाते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लोग जब यहाँ आते होंगे, बहुत लोगों की ऐसी ख्वाहिश भी होती होगी, मुझे मिलना है मुकेश सर से, उनको देखना है, उनसे के साथ हाथ मिलाने हैं, बातें करनी है। क्या पॉसिबल होता है ये जो सुबह से लेके रात तक मेरे ऑफ़िस में एक तो कोई भी आ सकता है, और जो सबसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोग हैं उन सबसे मिलूँ, क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उन लोगों से नहीं मिलूँगा तो शायद मैं यहाँ पहुँच नहीं सकता। लेकिन जो सबसे बुरा लगता है कि हर ऐज के लोग, चाहे छोटे बच्चे हों या एज्ड लोग हों, रिटायरमेंट के बाद भी आ रहे हैं। तो कभी-कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए पानी प्रॉपर हो। के लिए अगर कुछ हो सके, अगर मैं किसी के लिए किसी दिन चाय का इंतज़ाम कर पाऊँ या कुछ खाने का इंतज़ाम कर पाता हूँ, वो भी कर देते हैं जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है गर्मी है, स्ट्रेस है, इतनी उम्मीदों से वो लोग आ रहे हैं। पर थोड़ा कभी-कभी डर भी लगता है, गेट वरीड ऑल्सो, कि इतने लोग हैं, आई विश मैं इन सब लोगों की मदद कर सकूँ। क्योंकि सबकी आँखों में एक उम्मीद होती है कि शायद एक चांस मिल जाए। तो वो उम्मीद से मैं डरता भी हूँ और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील भी करता हूँ। कहीं न कहीं किसी कॉर्नर में बहुत बुरा लगता है कि आई विश मैं इन सबको काश कर सकूँ। कि भगवान मुझे तू इतना काम दे, कि मुझे इतनी शोज़ दे, इतनी फ़िल्म दे कि जितने लोग इस शहर में कुछ करने के लिए आए हैं, उन सबको मैं कहीं न कहीं फ़िट कर दूँ। क्योंकि अगर मैं उनको फ़िट नहीं करूँगा या कहीं उनको काम नहीं दे पाऊँगा, बाकी जितने कास्टिंग डायरेक्टर हैं, चाहे वो कास्टिंग बे है, चाहे नंदिनी है, चाहे टेस है, चाहे श्रुति है, चाहे अनमोल, अभिषेक, पराग, कवि सिन्हा, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इन लोगों को इन्वॉल्व करके इन लोगों को काम देते रहो। काम सच में कम है और लोग बहुत हैं। कभी-कभी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एडजस्ट एवरीवन, बट आई विश कि हमारे पास बहुत काम आए, हम सबको इन्वॉल्व, सबको कास्ट कर पाएँ। हमेशा देखा जाता है कि हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है। जैसा अभी बाकी कास्टिंग एजेंसी का भी आपने नाम लिया, कभी कॉम्पिटिशन वाली फ़ील आती है? नहीं यार, हम तो तब हमारा हम सबका कॉमन ग्रुप है। अभी नाम लिया आपने इसलिए मैंने ये सोचा। सब मेरे ऐसा नहीं, लोगों को क्यों लगता है यार, हम 6-7 ही तो लोग हैं। बाकी जो नए लोग भी आ रहे हैं कास्टिंग में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो कॉम्पिटिशन लगे, मैंने एक ही बताया ना कि हम जितने भी लोग हैं ना, वो सब ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। आने वाले। तो कंपटीशन तो कुछ होगा नहीं, बल्कि अच्छा ही है अगर कोई अच्छा एक्टर मिलता है, हम एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। हमारा खुद का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कास्टिंग भी है, उसमें पराग भी है, उसमें टेस भी है, उसमें नंदिनी भी है, उसमें श्रुति भी है, उसमें गौतम भी है, उसमें हनी पाजी भी है। सब है उसके अंदर है, हम सबका एक कॉमन ग्रुप है। हम नॉर्मल बात करते हैं, शेयर करते हैं। कंपटीशन तक क्या हो जाएगा, एक ही तो इंडस्ट्री, हम खुद ही अपने अंदर एक ही तो, जो जो कास्टिंग में जिन लोगों के साथ काम कर रहा है उनके साथ मैं काम करता नहीं हूँ, वो उनके साथ काम कर, सबके अपने अपने एक सेट टीम होता है। जो नए डायरेक्टर आते हैं, वो उनकी चॉइस है, उनको किनके पास कास्ट करना, जिसको जिसका काम जिसको पसंद, जो जिसके इकोनॉमिकली जो जिसमें फिट होता है, वो उसको हायर करते हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, जिसको जिसका काम पसंद आता है। हम सब एक दूसरे से बात करते हैं कि यार तू ये फिल्म कर रहा है, उसमें एक्टर है, उसका नंबर दे दे, इसका नंबर ले ले। वो मुझे पूछते हैं, हम सब नॉर्मल है ये बाहर वालों को लगता है कि मेरी शानू से भी बात होती है, श्रुति से बात होती है, नंदिनी से बात होती है, अभिषेक बनर्जी, अनमोल से लगातार बात होती रहती है, गौतम से बात होती है, हनी से बात होती है, जोगी से बात होती है, पराग से बात होती है, करण वल्ली से बात होती है। किससे बात नहीं होती मेरी, सबसे बात होती है। एक कंप्लीट एक्टर का मतलब क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो रोज सुबह काम पे जाए और जो काम करने के लिए शहर में आए, उस तरह का काम वो रोज कर रहा है, वो कंप्लीट एक्टर है। चाहे वो नाटक कर रहा है, चाहे वो कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कहीं न कहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, तो दिन भर काम कर रहा है, वो कंप्लीट एक्टर है। ऐसा नहीं है कि जिसको काम नहीं मिला वो कंप्लीट एक्टर नहीं है। जो लगातार अपने क्राफ्ट के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड है, वो कंप्लीट एक्टर है। ये कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है, कोई फ़िल्म डायरेक्टर आपके साथ डिस्कशन करते होंगे, फिर स्टोरी आपको देते हैं। उसके बाद आप टीम को किस तरीके से हैंडओवर करते हैं? प्रोसेस क्या होता है? हमारा एसोसिएट होते हैं, हमारे हर फ़िल्म के अंदर एसोसिएट होते हैं, जो मैं फ़िल्म की स्पेस को देखते हुए, उसका वर्ल्ड को देखते हुए, उस हिसाब के एसोसिएट को वो फ़िल्म देता हूँ कि फ़िल्म कहानी कहाँ पे सेट है।
फिर वो लोग भी सिर्फ पढ़ते हैं, वो लोग अपना नोट्स बनाते हैं, फिर वो उनके साथ असिस्टेंट होता है, एक उनका जूनियर असिस्टेंट होता है, फिर एक इंटर्न होता है, फिर उन लोगों की टीम एक फिल्म में काम करती है, एक एसोसिएट एक फिल्म में होता है, दूसरा एसोसिएट दूसरी फिल्म में होता है, तीसरा एसोसिएट तीसरी फिल्म में होता है, जो बाद में इंडिपेंडेंट कास्टिंग डायरेक्टर फ्यूचर में बनते हैं। तो हम पूरी फिल्म को फिर हम ब्रीफ बनाते हैं, फिर डायरेक्टर के साथ ब्रीफ मिलता है। तो ये लंबा प्रोसेस जो है वो पूरी टीम एक उस हिसाब से डिसाइड की है कि 10 एसोसिएट हैं, उनके 10 मेन असिस्टेंट हैं, उनके 10 जूनियर असिस्टेंट हैं, उनके पास सबके पास अपना अपना इंटर्न है। इंटर्न सीखेगा, फिर वो जूनियर असिस्टेंट बनेगा, जूनियर असिस्टेंट बनेगा, फिर 5 साल बाद वो एसोसिएट बनेगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है। सोशल मीडिया जब से आया पहले इतना क्रेज नहीं था। अभी हर छोटी-छोटी चीज़ उछाल दी जाते हैं सोशल मीडिया पे और इसका शिकार आजकल ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो डिज़र्व करते हैं। कोई ऐसी फ़िल्में भी हो जाते हैं जो डिज़र्व करते हैं। क्या ये ट्रोलिंग किसी भी अच्छी फ़िल्म को बर्बाद कर सकती है या अच्छे टैलेंट को बर्बाद कर सकती है? यार मुझे ना एक्चुअली वो बिजनेस वाले लोग ज़्यादा बात कर पाएंगे, लेकिन मुझे ये बात हमेशा लगता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, और अगर आपको लगेगा कि वो जितनी बहुत छोटी सी जनता जो सोशल मीडिया पर है उसकी वजह से लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। फिल्म अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग मैंने देखा कभी जो फिल्म मैं देखता हूँ ना हॉल में, जिस तरह की फैमिली को मैं लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता नहीं कि वो सोशल मीडिया पर वो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। जो लोग ऑडियंस में देखता हूँ, वो जो फ़िल्म देखने वाले लोग होते हैं ना, वो अलग दुनिया के लोग हैं यार। और वो ट्रोलिंग को ऑफ कोर्स होता था, 1% 2% फ़र्क पड़ता है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं है। ये बहुत उसका छोटा-सा हिस्सा है। पर ये है कि वो ऐसा उसको फैला देता है कि उसकी वजह से आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी फैल जाती है, घर-घर में चली जाती है और नेगेटिविटी हो जाती है। तो उसका फ़िल्मों में कितना असर होता है, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे एक्टर जिनके बहुत ज़्यादा मिलियन फॉलोअर है, पर उनके लोग फ़िल्म देखने क्यों नहीं जाते हैं? अगर ट्रोलिंग से फ़र्क पड़ता है, तो उनके फॉलोअर जो उनकी फ़िल्म देखने क्यों नहीं जाते? जिनके 50 मिलियन फॉलोअर भी हैं, 40 मिलियन फॉलोअर भी, तो उनकी फ़िल्म देखने उतने लोग ही चले जाएँ तो फ़िल्म हिट हो जाएगी। आई थिंक वो ऑफ कोर्स किसी की इज़्ज़त को उछालने में सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट कर सकता है। बुराई करने में और अच्छाई करने में ऑफ कोर्स उसको पुश मिल जाता है, पर वो मतलब लोग ज़्यादा उसको पॉज़िटिव से बेटर है नेगेटिव ज़्यादा बनाने लग गए हैं। वो हथियार की तरह यूज़ करने लग गए हैं। आपने जब अपने करियर की शुरुआत की उस टाइम का स्ट्रगल और आज का स्ट्रगल क्या फ़र्क लगता है, बदलाव आया है स्ट्रगल में? हाँ, अभी थोड़ा कूल हो गया स्ट्रगल, अभी तो लोगों को रीच आउट करना बड़ा आसान है। जो सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक, हम लोग को ना फ़ोन थे, लोगों के घर में जाके किसी किसी से बात करेगा, नंबर थे, अब तो ख़ैर किसी को भी रीच आउट करना बहुत आसान है। स्ट्रगल भी सब डिजिटल हो लोग चुका है। डिजिटल स्ट्रगल हो गया है, मतलब मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, ईमेल कर दो। हम कहाँ कैसे कौन-से नंबर पे फ़ोन करते थे, कहाँ पर हमको कहाँ पता था ये लोग कहाँ बैठे हैं, कौन मिलते थे, आते-जाते कहाँ दिखते थे, अब तो सबको पता है कहाँ पर है। मैं अभी हमको कि पुरानी फ़िल्मों की कास्टिंग कहाँ होती थी, डायरेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, क्या ऑफ़िस तक किसी को कुछ पता नहीं होता था, ना फ़ोन थे, कैसे पहुँचे? कैसे ये लोग वहाँ पहुँच गए थे? हाउ डू मनोज वाजपेयी इतने बड़े-बड़े शो के लिए लैंडलाइन फ़ोन करके कहाँ-कहाँ पे ये लोग पहुँचे? कैसे पहुँचे होंगे? कैसे पहुँचा होगा? मुझे तो नहीं पता कि सत्य की कास्टिंग कैसे हुई होगी? इंस्टाग्राम पे तो नहीं हुई होगी, फ़ेसबुक पे तो नहीं हुई होगी। एक के थ्रू, दूसरे के थ्रू मैसेज करते, बात करते हुए कैसे हुआ होगा? अलग ही दुनिया है। कैसे बनी होगी बैंडेड क्वीन यार? मदर इंडिया कैसे बनी होगी ज़माने में। आजकल का स्ट्रगल थोड़ा आसान हो गया ना। अरे! देखा उसको मैसेज कर दिया। आपके लाइफ़ का सबसे बेस्ट ऑडिशन कौन-सा और सबसे बैड ऑडिशन, जिसे आप फ्रेम करके कहीं लगाना चाहते हैं? बेस्ट ऑडिशन तो आई थिंक बेस्ट ऑडिशन तो बहुत सारे हैं। आई थिंक मेरे बेस्ट ऑडिशन जो होंगे वो वासीपुर के सारे ऑडिशन, पंकज त्रिपाठी का ऑडिशन बहुत ही कमाल था। मैं आज तक वो ऑडिशन को नहीं भूल सकता हूँ। काय पुच्ची का ऑडिशन जो सुशांत राजकुमार और अमित साध का था, बेस्ट ऑडिशन। एंड और बेस्ट ऑडिशन था राजकुमार का शाहिद का ऑडिशन। विक्की कौशल का संजू का ऑडिशन मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ऑडिशन होगा, द वे ही परफॉर्म्ड। एंड दंगल के ऑडिशन जो सान्या फातिमा के थे, वो ऐसे ऑडिशन का प्रोसेस जिसके अंदर ज़ाहिरा वसीम और सुहानी, ये जो बहुत मेरे ऐसे फेवरेट ऑडिशन है जो बहुत ही कमाल थे। रिसेंटली जो मैंने और ब्लैक वॉरेन का ऑडिशन मेरे फेवरेट है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऑडिशन है जो बहुत बहुत ही स्कैम का ऑडिशन बहुत फेवरेट है प्रतीक गांधी का। बैड ना बोल के उसे फ़नी बोल देते हैं हम क्योंकि बैड ऑडिशन 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 बहुत होता है। सारे हैं। हाँ, फिर बैड फनी नहीं बोलते। एक्चुअली वो फनी नहीं होता, एक्चुअली वो फनी बैड बैड वर्ड ना मग के क्योंकि ऑडिशन ऑडिशन होता है, बैड ऑडिशन नहीं बोल ऑडिशन होता है, बैड उसको वो फ़नी बोल सकते। फनी है, मतलब फनी मेरे लाइफ में बहुत सारे फनी ऑडिशन रहे हैं जिसको मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, जो शायद मैं उनको किसी फनी रोल में कास्ट करूँ। कभी-कभी आप किसी एक्टर को बुलाते हो किसी और रोल के लिए, लेकिन जब वो परफ़ॉर्म करता है तो बहुत ही फनी होता है। आपको याद आता है कि इसको यहाँ नहीं कहीं और कास्ट करेंगे, जो बहुत बहुत ही हिलेरियस होता है और जो बहुत मज़ेदार होता है, उसको मैं हमेशा एक सेव करके रख लेता हूँ। आपने लाइफ़ में सिर्फ़ एक फ़िल्म डायरेक्ट की दिल बेचारा,
लोग ऐसा भी कह रहे हैं जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बना के फिर बनाने वाले के हाथ काट दिए। क्या हाथ बाँध लिए अपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इतना सारा फ़िल्मों की कास्टिंग में इतना इन्वॉल्वड हूँ। मुझे ऑफ़ कोर्स मुझे लगता है कि जो फ़िल्म मेकर होता है ना, बहुत सारे फ़िल्म में सब साथ में काम करता हूँ। जब तक वो कहानी आपके मन को नहीं छूती है ना, तब तक आपको बनानी नहीं चाहिए। हम किसी रेस में तो है नहीं। मैं अभी अच्छा खासा ज़िंदगी में काम करूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास एक कहानी जो है बहुत अच्छे से प्लान कर ली गई है, अनलॉक कर ली है कहानी जो बहुत अच्छी है, जो लिख रहा हूँ और ऑलमोस्ट लिख लिया है, जो मैं शायद इन अगर नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में उसको बनाने वाला हूँ। अभी इस पे काम कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत से ऐसी क्या सीख मिली जो दुनिया को आप देना चाहते हैं? उसने उसके जितना डेडिकेटेड, वेल रेड, मोटिवेटेड लड़का बहुत कम है। जो भी मैं यंग लड़के-लड़कियों को देखता हूँ, थोड़े और मोटिवेटेड रहो। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत शिद्दत से, बहुत ही जान लगा के काम करता था और डिसिप्लिन आदमी था। तो ये सब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है कि वो 24 घंटे काम में लगा रहता था और पढ़ाई बहुत करता था। वेल रेड। ये फ़ेम इतना मिला आपको, पैसा, शोहरत सब कुछ मिला। कुछ लगता है ऐसा जो मिसिंग है नेक्स्ट मिशन? मिसिंग तो यार जो मिसिंग था वो तो अब ऊपर है, मेरी माँ चले गए, वही मिसिंग है। बाकी किसी चीज़ का तो मुझे लगता है कि भगवान हम चलता ही है। जब आपकी लाइफ से कोई ऐसा चला जाता है तब प्रॉब्लम होती है। आई थिंक वो एक मिसिंग है लाइफ की, बाकी आप किसी के साथ शेयर करने वाला जो माँ होती है ना, वो माँ ही समझ सकती है। या लाइमलाइट से कितना दूर रहना पसंद करते हैं या चर्चा में बना रहना चाहते हैं आप? यार क्योंकि ज़रूरी है, लाइमलाइट भी ज़रूरी है। मैंने वही बोला ना कि सोशल मीडिया पे कितना रहो और कितना नहीं रहो, इसके बीच में आप 24 घंटे घूमते रहते हो। आपका जो दिमाग है ना, इधर भी रहना चाहता है, उधर भी रहना चाहता है। आई थिंक इस सवाल के साथ सब लोग गुज़र रहे हैं कि कितना रहना चाहिए, कितना रहना नहीं रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आपका काम जितना जैसा मेरा काम है ना, उसके हिसाब से तो मेरा प्रेज़ेंस जो है वो शायद बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छा है, लोग पहचानते हैं। उससे ज़्यादा शायद होगा तो शायद थोड़ा ओवर लगेगा। आई थिंक जितना है वो करेक्ट है। जितना है उतना करेक्ट है। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हूँ और बिल्कुल भी आगे नहीं हूँ, सही हूँ मुझे लगता है बीच में, और इतना ही होना चाहिए मेरे जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से। बाकी आप लोग इसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपर्ट है, आप लोग को बताना चाहिए कि मुझे कितना रहना चाहिए। कुछ ऐसी जैसे चीज़ मैंने मुझे किसी ने बोला कि इसमें आपने ट्रेडर को प्रमोट क्यों नहीं किया, आप जैसे बाकी लोगों को प्रमोट किया, आप क्यों नहीं रहे? मुझे लगा कि मेरा प्रोफाइल वैसा नहीं है। मैं एक बिहाइंड द सीन काम करने वाला एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ। मेरी सोच अलग तरीके की है। मैं उसपे जा के अपने क्लिपिंग को डालूँ और बार-बार अपने आप को ओवर सेल करूँ सोशल मीडिया पे, वो शायद मैं नहीं कर पाया। अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, मेरा मन नहीं किया। मैं देख रहा हूँ बाकी सारे मेरे को जो भी मेरे साथ कोलीग थे, जो भी उसके अंदर थे, मैं देख रहा हूँ सब लोग कितने एक्साइटेडली उस चीज़ों को करते हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरी एक्साइटमेंट कम है क्या? जबकि मुझे भी उतना ही मज़ा आया जितना मज़ा उनको आया होगा। पर शायद मैं उस तरह से उसको मैं किसी भी शो और किसी फ़िल्म और किसी चीज़ को कैच नहीं कर पाता हूँ और मुझे करना भी नहीं है कि आ रहा है तो मौके पे चौका मार ले, पॉपुलर हो जा। वो सब मैं नहीं है, वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। आपने जितने लोगों की करियर बनाए हैं, फ़ेम मिला है उनको, मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया करियर। सपोर्ट किया आपने, कितना लोग याद रखते हैं? कितना क्या परसेंटेज है? यार मुझे तो एटलीस्ट 50% लोग तो हमेशा याद रखते हैं जिन लोगों के साथ मेरी मोहब्बत शुरू से लेकर अब तक है। हुँ। चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो जितने भी मेरे दोस्त यार हो, चाहे फातिमा हो, चाहे सान्या हो, चाहे जितने भी लोग हैं मेरे रिश्ता है, जयदीप, मेरे तो सबके सब वही दोस्त हैं यार। चाहे वो नवाज भाई हो, मेरे तो प्यार उतने ही हैं, पंकज त्रिपाठी हो, मेरा तो प्यार कभी हुआ ही नहीं कम। आई थिंक जब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट को हमेशा रखोगे ना, क्योंकि उनके साथ मेरा कुछ टैलेंट के हिसाब से मेरा आई डोंट रन एजेंसी, मेरा उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना कि मैं उनके साथ कुछ मेरा बिजनेस डील है। मोहब्बत है, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनको वो याद रखते हैं कि मैं उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहा हूँ, हिस्सा हूँ, तो अच्छा लगता है। मेरे साथ तो टचवुड ऐसा नहीं है। और जो लोग भूल भी जाते हैं और जो लोग याद भी नहीं रखते, मुझे कोई ऐसा दुख भी नहीं होता है। आई विल क्रिएट मोर पीपल, मैं और लोगों को ले आऊंगा। आप एक बोलोगे मैं 10 ले आऊंगा, अब 10 लाख में 20 ले आऊँगा। तो इतना टैलेंट है देश के अंदर, ये मुझे लगता है कि जो टैलेंटेड है वो इतना भरा हुआ है, मैं और लेता आऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ऐसे क्योंकि आपका कास्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो छोटे लेवल के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनको अगर ऑडिशन लेना हो बड़े एक्टर का जो नोन पर्सनैलिटी है, टीवी एक्टर हों, वो ऑडिशन देना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपका क्या मानना है कि ऑडिशन जो ऑलरेडी नोन फेस है, क्या उनको भी ऑडिशन देना चाहिए? अगर आपका डायरेक्टर डिमांड कर रहा है, तो उनको भी देना पड़े? उनको भी देना चाहिए। पड़ेगा नहीं मौका आप किसी के ब ब चाहिए। फुजू, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर का विज़न होता है, आपने अगर उसको लग रहा है कि उसको एक बार देखना है, तो
आप रिस्पेक्टफुली उनके लिए काम कर सकते हो। और जो भी नए कास्टिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, जो छोटे नहीं है नए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बहुत ही सिंसियरिटी से बहुत दिल लगा के कास्ट है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी जो है वो बढ़ रही है। मेरी कितने सारे असिस्टेंट अभी इंडिपेंडेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं। पर अभी क्या है कि जो भी एक्टर वो फ़ोन करें, आई थिंक वो उनको लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट से टेस्ट करना चाहिए, अगर आपका डायरेक्टर और राइटर कह रहे हैं तो। हाँ, अगर वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं जस्ट टू शो कि देखो हम तुमको ऑडिशन कर रहे हैं, नहीं, अगर वो जेन्युइनली लगता है कि उनको किसी ये फ़िल्म के लिए एक बार देखना चाहते हैं कि वो कैरेक्टर में सही है कि गलत है, तो करना चाहिए। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। जो आपसे नाखुश हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अ, बस जितना भी हो सके मुझे दुआ में याद रखना है। अगर मेरे बारे में बुरा भी सोचो, पर थोड़ा प्यार कर लेना। और जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि आपको जस्ट बी पॉजिटिव, और आप सोशल मीडिया पे रहें, लेकिन सोशल मीडिया को ज़िंदगी मत बनाएं। अपने क्राफ्ट में काम करें, थिएटर करें, और एक राइट अप्रोच के साथ अच्छे ऑडिशन दीजिए। ज़्यादा ऑडिशन देने पे फोकस मत कीजिए, सही देने पे फोकस कीजिए, और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी होता है आप नेगेटिव स्पेस में चले जाएं। सोशल मीडिया में इतना टेंशन होता है, उनकी लाइफ को अपनी लाइफ मत बनाइए। आप रियल एक्टिंग की जरूरत, टेंशन में रहो, रील के पीछे मत पड़ो। कोशिश करो कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच आपका थैंक यू। कीमती टाइम देने के लिए। बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू, बहुत बहुत मज़ा आया।